हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2022 नाम की सीरीज की शुरुआत की है और ये हमारी इस सीरीज का पार्ट 1 है। अपने इस पार्ट 1 में आज हम 1 जनवरी 2021 से लेके 15 जनवरी 2021 तक के इम्पोर्टेंट सभी आर्टिकल्स को कवर करेंगे जो कि हमारी प्रीलिम्स 2022 और 2023 की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करें इससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं जो कि हमारी करंट अफेयर सीरीज उद्देश्य करने के पर्पस को सिद्ध करेंगे या कहें कि उद्देश्य को सिद्ध करेंगे। जैसा कि आप में से कई सारे बच्चों ने पूछा कि अगर हम केवल इसी की पीडीएफ को या कहें कि केवल यही नोट्स अगर हम बना लें तो क्या हमारी करंट के लिए एनफ है? तो हाँ, एनफ है। दूसरी चीज़, आपको इन करंट की वीडियो क्लासेस और प्लस पीडीएफ के अलावा ना तो कोई मैगजीन पढ़नी है, ना ही कोई बुक पढ़नी है, ना ही किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल को आपको सर्च करके लिखना है कि ये प्रीलिम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। कारण हम इसमें लगभग 7 से 8 न्यूज़पेपर, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उनको इसमें कंपाइल कर देते हैं। तो आप खामखा उतनी मेहनत करेंगे। आपको जो मेहनत करनी है वो केवल और केवल एडिटोरियल के लिए मेंस के आर्टिकल की मेहनत करनी है। प्री के लिए आपको वहाँ से कोई घटना नहीं निकालनी है। इसके अलावा जब आप ये करंट की क्लासेस हमारी कवर कर लेंगे तो हो सकता है कि कुछ आर्टिकल जो अदर मैगजीन में दिए होते हैं, जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं, तो वो आपको इसमें ना मिलें। तो हमने ये सोचा है कि उनको हम आपको एक अलग से मिसलेनियस टॉपिक में कवर करा देंगे और जहाँ तक मुझे पता है लगभग हम आपके 100% आर्टिकल कवर ही करा देंगे जो केवल यूपीएससी से ओरिएंटेड होंगे। वो लोग इसलिए भी अपनी मैगजीन में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन और बहुत सारे आर्टिकल इसलिए दे देते हैं ताकि बाद में वो ये दावा ठोक सके कि हाँ देखो इसी लाइन से क्वेश्चन आया। बट हमने क्या किया है कि अपने इस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा संक्षिप्त रखने का प्रयास किया है और संक्षिप्त का यहाँ आशय ये है कि यूपीएससी जिन लाइनों पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है केवल उन्हीं पर फोकस करना, फालतू के फैक्ट या फालतू के तथ्य रटा के आपको एक बल्कि बना देना वो अपना उद्देश्य नहीं है। एक लास्ट बात यहाँ पे और कि हमारी ये जो करंट की क्लासेस हैं दिखने में तो आपको ये करंट की ही क्लासेस लगेंगी, बट इन करंट की क्लासेस में लगभग 80% आपके जीएस के आर्टिकल कंपाइल होंगे। अर्थात अगर आपने केवल और केवल यही करंट की क्लासेस हमारी कर ली, इनके हैंड रिटन आपने नोट्स बना लिए, तो जो आपके नोट्स बनेंगे वो लगभग जीएस के 80% इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे इंडियन पॉलिटी के टॉपिक आ जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर के आ जाएंगे, इकोनॉमी को तो सारे आर्टिकल आ जाएंगे, साइंस टेक के सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, साथ ही मॉडर्न इंडिया की जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड आर्टिकल हैं वो भी यहाँ कवर हो जाएंगे। और एक बात और बताएं आपको, जब हमने बताया था कि हम आपको जो जीएस की क्लासेस कवर कराए हैं या जो हम आपको जीएस की क्लासेस कवर कराते हैं तो उसमें करंट के पोर्शन को ऐड नहीं करते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार आप एक ही आर्टिकल को रिपीट करके पढ़ें। इसलिए हमने अपने जो करंट की क्लास है उसमें करंट के आर्टिकल रखे और जो ट्रेडिशनल की क्लास है उसमें केवल ट्रेडिशनल के आर्टिकल रखे। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है कि हाँ यहाँ पे ये आर्टिकल क्यों आ गया, ट्रेडिशनल में ये क्यों नहीं था, क्योंकि हम इन दोनों के मिक्सअप से ही तो आपको प्रीलिम के लिए क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें मिलाकर ही कवर करनी है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। इतनी बातें आप समझ गए। एक बात और थी आप लोगों की जो क्लास को लेकर थी कि क्लासेस ये कैसे आएंगी, इनका क्या टाइम टेबल होता है, तो आपको मैं बता दूं कि हमने ये सोचा है कि हम आपको 1 जनवरी 2021 से लेके, ठीक है, 31 दिसंबर 2021 तक के आर्टिकल को 24 वीडियो के पार्ट में प्रोवाइड करेंगे। अर्थात 12 महीने के करंट को हम आपको 24 पार्ट में दे देंगे। दूसरी चीज, 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मई 2022 तक के, यानी कि अभी जैसे जनवरी ही चल रहा है, तो इनको हम अपनी वीकली सीरीज में रखेंगे, मतलब साप्ताहिक करंट को कवर करेंगे। वो जब वीडियो आएंगे साप्ताहिक करंट के तब आएंगे आपके, और वो भी आने ही वाले हैं। अभी ये हम 10 दिन के अंदर अंदर, 12 दिन के अंदर अंदर इन सारी क्लासेस को कवर करेंगे और एक दिन में हमारे करंट के 2 पार्ट आएंगे।
अर्थात एक दिन में हम एक मंथ को कवर करेंगे। जैसे 9 जनवरी है तो 9 जनवरी को आपको किसका आर्टिकल मिल गया, जनवरी का। 10 जनवरी को आपको फरवरी का मिल गया, 11 जनवरी को मार्च का मिल गया। और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, किसी भी चैनल में जुड़ जाइए, वहां पे जाके आप पीडीएफ मांग सकते हैं, न केवल इसकी और भी जीएस की क्लासेस की। ठीक है, बाकी आप जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना और उसकी बेल आइकन को दबा लेना। इसलिए नहीं कि मुझे आप इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए ताकि जब क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कई बार आपकी शिकायत रहती है कि क्लास आई कि नहीं आई, तो वो नोटिफिकेशन मिलने के लिए हमने आपसे कहा है। ठीक, तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का जो हमारा पहला आर्टिकल है। तो देखिए, आज की क्लास का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है सागरमाला परियोजना को लेकर। इसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका पर्पस क्या था, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है। सागरमाला मतलब जो हमारा कोस्टल एरिया है या कहें कोस्टल जो एरिया है, तटीय इलाका है, उससे संबंधित। तो ये क्या करेगा, ये आधुनिकीकरण करेगा, मशीनीकरण करेगा और कंप्यूटरीकरण करेगा। कारण कई बार क्या होता है कि हमारे जो पोर्ट्स हैं उतने वेल डेवलप्ड नहीं है, जिस कारण हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। तो उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बूस्टअप करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना की शुरुआत की थी, ताकि हमारे जो भी पूर्वी तट के पोर्ट हैं, पश्चिमी तट के जो पोर्ट हैं, वो सब के सब काफ़ी अच्छे से काम कर सकें। अब आपको क्या करना है कि हमने ऑलरेडी आपको जो भी प्रोवाइड कराते रहते हैं मैप, तो उसमें हमने आपको एक बार भेजा था कि पूर्वी तट पे कौन कौन से, पश्चिमी तट पे कौन कौन से पोर्ट हैं। तो आप पूर्वी तट वाले कौन कौन से पोर्ट हैं उनको लिख लीजिएगा सिनॉप्सिस में। पश्चिमी घाट के जो जो पोर्ट हैं उनको लिख लीजिएगा। कारण कई बार क्वेश्चन आपको दे देगा मैचिंग करने को कि उत्तर से दक्षिण लगाइए, दक्षिण से उत्तर लगाइए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉस्ट कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक, कंप्यूटरीकरण के माध्यम से 7516 किलोमीटर है हमारा पूरा लेंथ। लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना बस पता हो कि हाँ सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है, पोर्ट के डेवलपमेंट से। ठीक, अगला आर्टिकल है हमारा एनसीईआरटी को लेकर। ये वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने एनसीईआरटी इसलिए रख दिया आर्टिकल को क्योंकि कई बार होता है इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स तो पढ़ते हैं, कई सारे बच्चों को एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नहीं पता होता है, तो उस नज़र से आप इसको पढ़िए कि इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पर्पस क्या है इसका, स्कूली शिक्षा में जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी गुणवत्ता को बनाना। यानी कि कई बार आप लोग बोर्ड एग्जाम जैसे देते हैं, आप एमपी के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, तो वहाँ की अपनी अलग बुक होती हैं। बट एनसीईआरटी जो बुक होती हैं उनका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो उनकी टॉपिक हैं वो काफ़ी गुणवत्ता से भरे होते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को एक काम दिया जाता है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जो कि एक स्वायत्त संगठन है, मतलब अपने आप से ही पैसा क्रिएट करता है, जो बुक्स वगैरह छापता है। ठीक, अगला आर्टिकल है हमारा न्यायिक समीक्षा। आप में से जिन बच्चों ने इंडियन पॉलिटी हमारी क्लासेस कवर की होंगी, जीएस की लगभग 12 से 13 पार्ट में हमने कवर कराया है, वहाँ पे हमने न्यायिक समीक्षा के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया था। बट अभी हम जो आपको न्यायिक समीक्षा के बारे में पढ़ाएंगे, ये हमने वहाँ पे पॉइंट नहीं पढ़ाए थे, तो हम उसी से आगे बढ़ते हुए आपको ये चीज़ पढ़ाएंगे। लेकिन बेसिक बस इतना जान लो, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। न्यायिक समीक्षा का सामान्य सा मतलब ये होता है कि किसी भी सांसद या किसी भी विधायक के द्वारा जब कोई विधेयक संविधान संसद में पेश किया जाता है, राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है, तो उसके बाद वो विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है और कानून बन जाता है, तो उस कानून की संवैधानिकता की जांच करना, अर्थात वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग है या संविधान के रूल को तोड़ रहा है, इस चीज की जांच करना। और ये कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो उसी से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए वही परिभाषा दी है, हमने सरल भाषा में आपको बताया। ये विधायी अधिनियमों, कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि केवल केंद्र पर लागू होती है, राज्यों पर लागू नहीं होती, या केवल संसद पे लागू होती है, राज्य विधानमंडल पे लागू नहीं होती, तो गलत हो जाएगा। ये दोनों जगह पे लागू होती है। ठीक,
प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि न्यायिक समीक्षा के क्या कार्य हैं, और वहां पे आपको ये पॉइंट दे देगा। तो आपको पता हो कि इसके दो इंपॉर्टेंट कार्य हैं। पहला, सरकारी कार्यवाही को वैध बनाना, मतलब जो सरकारी कार्रवाई होती है उसको लेजिटिमेट करना। दूसरा, सरकार द्वारा किए गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने सीए और एनआरसी का एक्ट पास किया था। सीए एनआरसी को लेके काफी ज्यादा विवाद हुआ कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है, अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेकुलरिज्म की स्पिरिट है उसको वायलेट करता है। तो उसी चीज को चेक करने के लिए ये न्यायिक समीक्षा का प्रोविजन है। एक बात ध्यान रखना कि लगभग हर एक एक्ट की या हर एक कानून की या हर एक बात की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, किसी भी डिसीजन की। केवल और केवल अभी तक परसीमन आयोग जो रिपोर्ट अपनी सौंपता है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती है। परसीमन आयोग का क्या मतलब होता है आगे कभी पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक बस इतना जान लो। परसीमन आयोग वो होता है जो किसी भी क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूएंसी को निर्धारित करता है। जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव होना है, ठीक, तो उन 5 राज्यों से जो विधायक चुनकर आएंगे वो कितने क्षेत्र को एक विधायक प्रेजेंट करेगा, या कहें कितनी पॉपुलेशन को प्रेजेंट करेगा, इस बात का निर्धारण परसीमन आयोग करता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है इंडिया की, ठीक है। संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत आती है, मतलब न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है कि कोई भी कानून बनाएं इस बात का ध्यान रखें कि हमारा संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो प्रभावित ना हो। कौन कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। केवल सर्वोच्च न्यायालय अपने डिसीजन के माध्यम से समय समय पर बताती है कि ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है और ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं आती है। हमने ऑलरेडी आपको इंडियन पॉलिटी की किताब में पढ़ाया था। महत्व क्या है इसका न्यायिक समीक्षा का? ये संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है, संघीय संतुलन को बढ़ावा देती है। ये हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए अगर आपको दे दे केवल न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, नंबर 1 ये संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है, ये संघीय संतुलन को बढ़ावा देती है, तो आप कहेंगे दोनों कथन सही हैं, ठीक है। कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की। विधायी कार्यों की समीक्षा की जा सकती है, प्रशासनिक कार्यों की, न्यायिक निर्णयों की। न्यायिक निर्णयों का मतलब मान लो किसी भी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक कोई डिसीजन दे दिया, तो इसकी जो समीक्षा होगी वो 5 जजों के द्वारा की जा सकती है। किसी भी स्टेट जुडिशरी ने कोई डिसीजन दे दिया तो उसका सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। एज इट इज एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे मान लो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो आपके डिसीजन की समीक्षा आपके उच्चतर अधिकारी कमिश्नर के द्वारा की जा सकती है, वो प्रशासनिक कार्य यानी कि या जुडिशरी के द्वारा ही। विधायी का मतलब कोई विधायक अगर कोई एक्ट पास करता है तो सिंपल सी बात है, तीनों चीजों के लिए समीक्षा हो सकती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किसके लिए हो सकती है किसके लिए नहीं हो सकती, तो आप बता देना। अगला आता है 5वीं अनुसूची। आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछेगा कि 5वीं अनुसूची में क्या है, 4थी अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची में क्या है। जब इंडियन पॉलिटी हमने आपको पढ़ाया था तो हमने बोला था कि आप इन चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची का मतलब है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर, मतलब जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं या कहें हमारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के क्षेत्र हैं उनमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ दे तो बाकी सब 5वीं अनुसूची में आते हैं। अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये किस में आते हैं? ये 6ठी में आते हैं। इतना बस याद रखना है, उसी से संबंधित प्रशासन के बारे में है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखना होगा कि 5वीं अनुसूची के समय देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था। यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। 6ठी अनुसूची में वही बात दी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्या होती हैं? ये सामान्यतः संघ सूची से संबद्ध विषयों पर बनाई जाती हैं। जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि ये स्कीम केंद्रीय क्षेत्रक है। जैसे एमपी लेड स्कीम आप जब सुनते हैं ना, एमपी लेड स्कीम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से संबंधित, वो एक केंद्रीय क्षेत्रक है। केंद्रीय क्षेत्रक का मतलब होता है कि इसमें जितना भी पैसा है अर्थात 100% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं
उसमें केंद्र और राज्य के मध्य एक कॉपरेशन होता है। 60-40 का भी हो सकता है, 80-20 का भी हो सकता है और 90 और 10 का भी हो सकता है कि 90% केंद्र देगा, 10% स्टेट लगाए, 80% केंद्र देगा, 20% स्टेट लगाए, 60% केंद्र देगा, 40% स्टेट लगाए, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको बस बेसिक इतना याद रखना है कि होतो होलोहन बनाम जा चिल्लूवाद किससे संबंधित है, इसी न्यायिक समीक्षा से। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होतो होलोहन जो केस है वो किससे संबंधित है, न्यायिक समीक्षा से। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ ये था कि विधानसभा अथवा लोकसभा अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अर्थात उनका निर्णय अंतिम नहीं होगा। जैसे कि आप पढ़ते होंगे, एक कानून आता है, आगे पढ़ाएंगे अभी हम, दल बदल का। इसमें क्या होता था कि 52वें संविधान संशोधन के पहले यानी 52 अमेंडमेंट के पहले कोई भी विधायक, कोई भी सांसद जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाता था, अर्थात खरीद फरोख्त के माध्यम से। तो इससे किसी भी सिटीजन की जो वोटिंग राइट होता था वो प्रभावित होता था। तो इसी को रोकने के लिए दल बदल कानून आया और इसमें यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा सकता। अब जब ये होता था तो होने के बाद कानून भी बन गया, तो लोकसभा अध्यक्ष और जो विधानसभा अध्यक्ष होते थे, क्योंकि रूलिंग पार्टी के होते हैं नॉर्मली, तो ये लोग कभी बायस्ड हो जाते थे, मतलब अपनी पार्टी का ही समर्थन कर देते थे और उस व्यक्ति को ये डिक्लेयर कर देते थे कि वो दल बदल के अंतर्गत आ गया, अर्थात इसकी सांसद की जो सदस्यता वो रद्द की जाए। तो इन्हीं चीजों को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो हम उस डिसीजन की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। समझ गए? तो यही बात है और यूपीएससी ने इस पे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए अब वही आ गया, देखो दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची से 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है, ये तो पता है। अब जैसे कि मैं आपको बेसिक कुछ बता दूं, इसके बाद ये पॉइंट बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि दल बदल के अंतर्गत किसे योग्य माना जाएगा, मतलब दल बदल का कानून के अंतर्गत कौन अपराधी कहलाएगा। तो इसमें यह प्रोविजन है, नंबर 1 कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पार्टी से चुनाव जीतकर आया तो वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो दल बदल के योग्य होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो भी दल बदल के अंतर्गत आएगा। ठीक। तीसरी चीज, अगर कोई नॉमिनेटेड पर्सन जीत कर आया, मतलब नॉमिनेट होके आया है और वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है तो वो भी दल बदल के अंतर्गत आएगा। अर्थात यहाँ पे ये कहा गया है कि वो व्यक्ति नहीं आएगा जो चुनाव न लड़ा हो। साधारण सी बात समझो, मान लो किसी ने बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीत लिया, ठीक, और वो कल जाके कांग्रेस में मिल जाए, तो इससे क्या हुआ कि देश की जनता ने तुम्हें बीजेपी का कैंडिडेट समझ के जिताया था और तुम चले गए कांग्रेस में, तो ये एक तरीके का दल बदल हुआ और इसमें ये व्यक्ति योग्य माना जाएगा, अर्थात इसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन कई चीजों में अपवाद रखा गया है कि वो व्यक्ति दल बदल के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि उस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो सबको पता होगा। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन नहीं होगा। तो जैसे नंबर 1 पे यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के पद में चुना जाता है, अर्थात या तो वो लोकसभा अध्यक्ष जैसे ओम प्रकाश बिरला जी, या किसी भी स्टेट में मान लीजिए विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, वो अगर चुना जाता है तो वो अपनी पार्टी से उस वक्त इस्तीफा दे देगा, बट जब वह पद छोड़ देगा, मान लो स्पीकर का पद छोड़ दे, तो वह फिर से पार्टी ज्वाइन अगर करता है तो उसके ऊपर दल बदल का कानून नहीं लागू होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे पॉइंट कि यदि किसी पार्टी के 2/3 विधायक यानी कि 2/3 मेंबर, अब 2/3 यहाँ पे बच्चे नहीं समझ पाते, 2/3 को आप एक तरीके से ऐसा समझा करो, मान लो इसको 200 और इसको 3, लगभग 66% के आसपास मेंबर, यानी कि तिछंग का 18, ठीक है, 2 बच्चा फिर 0, लगभग 66% अगर सदस्य, मान लो 100 किसी में मेंबर है और उसमें 66 लोग अगर किसी एक पार्टी दूसरी पार्टी में चले जाएं, ठीक, और उसमें वोटिंग कर दें, तो उस पार्टी का विलय दूसरी पार्टी में किया जा सकता है, अर्थात उन 66 विधायकों के ऊपर दल बदल का कानून नहीं लागू होगा। जैसे आपने
2 से 3 वर्ष पहले देखा होगा महाराष्ट्र में जब गवर्नमेंट बनी थी तो देवेंद्र फडणवीस के पास जो शरद पवार जी हैं उनके बेटे क्या चाचा उनके लगते हैं अजीत पवार जी, वो 66 विधायकों के साथ नहीं लगभग 34 से 35 विधायकों के साथ चले गए थे पार्टी में, एक 8 घंटे के लिए उनको सीएम बना दिया था। ठीक है, तो ये वहां पे इशू आया था, बस आपको इतना याद रखने के लिए पता हो। ये दल बदल संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल संसद के लिए होगा, राज्य विधानमंडल भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक, अगला आर्टिकल है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस वास्तव में इसलिए मनाया जाता है कि महात्मा गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए थे। एक बात आपको बता दें कि महात्मा गांधी एक बार 1921 में भी भारत आए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल भी हुए थे, मतलब हिस्सा लिया था, लेकिन अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नहीं। गांधी जी ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण की थी वो 1920 में की थी। इससे पहले तक 1915 में जब वो आ गए थे तब वो होम रूल लीग आंदोलन के अंतर्गत अपने सभी सत्याग्रह, चाहे चंपारण हो, अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, इनको प्रमोट किया था। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। तो उन्हीं की याद में 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। अगला आर्टिकल है साथी पोर्टल। साथी, ठीक है, साथी पोर्टल नाम से ही समझ में आ जाएगा। स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब साथी जो पोर्टल है वो एनर्जी एफिशिएंसी से संबंधित है। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ऊर्जा की दक्षता को प्रमोट करना। ऊर्जा की दक्षता को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं? जैसे एलईडी बल्ब्स को लगा के, सोलर पैनल को लगा के, ठीक है, विंड को प्रमोट करके, एटॉमिक एनर्जी को प्रमोट करके, या कहें कि उन स्रोतों को जो हमारे नेचुरल हैं, या कहें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने से। आपसे कई बार क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेता है कि ऊर्जा संरक्षण को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो कम से कम इतने पॉइंट आपको याद हों। ठीक, अगला आर्टिकल है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। एक अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, जैसे उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण जो कि 3 माह में जारी करती है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो कि प्रत्येक 6 महीने में यानी कि वर्ष में 2 बार इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, और अगला है मौद्रिक नीति रिपोर्ट। मुद्रा स्फीति वगैरह आप पढ़ते होंगे, हमने आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाया है काफ़ी डिटेल में, वहीं पे पढ़िए, यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ काफ़ी एक बेसिक थीम के साथ पढ़ाया था। ठीक है, तो आप इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे मुद्रास्फीति पढ़ सकते हैं, ये भी प्रत्येक 6 महीने में। और विदेशी मुद्रा भंडार की प्रबंधन रिपोर्ट, ये भी 6 महीने में। ठीक है, अर्धवार्षिक का मतलब ही होता है 6 महीने। अगला आर्टिकल है भुगतान अवसंरचना विकास कोष। नाम से ही समझ में आ रहा, भुगतान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक फंड बनाया। तो आरबीआई ने इसे घोषणा किया है। पर्पस क्या है? देश के उत्तर पूर्वी राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना, मतलब जो हमारे सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब हैं, टीयर 3 और टीयर 6 शहरों में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना का विकास करना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 वर्षों की अवधि प्लस 2 वर्ष बढ़ाया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अगला है आपका व्यापार नीति समीक्षा तंत्र। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा व्यापार नीति समीक्षा तंत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से है? आपको दे देगा WTO से है, IMF से है, UNFCCC से है, या अंकटाट से है, आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साहब ये WTO से है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बैक ईयर का उठाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, और यही खूबी है कि मैं आपको यहाँ पे चीज़ बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए और उसी हिसाब से आप पढ़ें। ठीक, व्यापार नीति में पारदर्शिता लाना इसका मुख्य पर्पस है। अगला है आपका उत्तम ऐप। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा उत्तम ऐप का संबंध किससे है? कोयला खनन में नीलामी से संबंधित है। जैसे आपसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा ना कि स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? एजुकेशन से, तो वैसे ही उत्तम। अगला आर्टिकल है आपका सीपीआई। सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको कौन जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, NSO यानी कि जारी करता है। सीपीआई क्या होता है, WPI क्या होता है, PPI क्या होता है, ये सब हमने अपनी इकोनॉमी की क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, आप वहाँ पढ़ लें। दोनों के बीच डिफरेंस ही पढ़ाया है, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। भारत का अनाज निर्यात, ये एक तरीके का फैक्ट है, में भी कभी क्वेश्चन पूछ ले। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अनाज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के संबंध में
क्या सिस्टम है। तो पहली चीज है कि भारत विश्व में अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक होने के साथ साथ बड़े उत्पादक देशों में से एक है। मतलब भारत दुनिया में अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा भेजता है दूसरे देशों को। जैसे भारत ने अधिकांश निर्यात कहाँ पे भेजा, नेपाल को, बांग्लादेश को, यूएई को और सोमालिया को। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछना है। अब आपका काम है कि आप अपना एटलस उठाएं, मैप ऑक्सफोर्ड का, उसमें देखें नेपाल की लोकेशन कहाँ है, बांग्लादेश की कहाँ है, यूएई की कहाँ है, सोमालिया की कहाँ है। ये तो दोनों आपको पता ही होंगे, लेकिन यूएई और सोमालिया की लोकेशन जरूर देखें। और जब देखा करें ना तो ये भी देख लिया करें उसी समय कि यूएई से कौन कौन सा सी टच करता है। ठीक है, सोमालिया से क्या कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा कुछ होकर जाती है क्या, किस सी को टच करती है, किस ट्रायंगल में आती है, ये सारी चीजें वहां पे देखें तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्डअप होगा और तैयारी आपकी और बेस्ट बनेगी। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ कर लिया, वो चीज़ कर लिया, इससे कोई फायदा नहीं है। वहीं पे रुक के आप सोचो। जैसे आपने काला सागर पढ़ा था कभी, तो काले सागर के आसपास कौन कौन से लगते हैं, GTR ब्रू नाम का फार्मूला आपको दिया था, जॉर्जिया, टर्की, रसिया, है ना, यूक्रेन। तो वैसे ही इन चीज़ों को पढ़ा करें। अगला आर्टिकल है गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है कि हमारे जो निकटवर्ती पड़ोसी हैं उनके साथ संबंधों को कैसे अच्छा बनाना। एग्जाम्पल जैसे सार्क। ठीक है, ये मेंस का है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन। इसमें 2-3 चीजें बस याद रखा करो ऐसे संगठनों में, क्या इंडिया इसका मेंबर है, दूसरा इसका जो गठन हुआ वो कब हुआ, तीसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और पर्पस तो आपको पता ही चल जाएगा। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन। पहली बात तो प्रतिभूति का मतलब किसी को नहीं पता होगा। आप में से कुछ बच्चों ने इकोनॉमी पढ़ा था हमसे। इकोनॉमी में हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या हमने आपको पढ़ाया था, बॉन्ड। ठीक है, और हमने आपको पढ़ाया था बिल, हमने आपको वहां पे पढ़ाया था ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, डेट सिक्योरिटीज क्या होते हैं। तो इन्हीं सबको मिक्स भाषा में कहते हैं प्रतिभूति या कहें सिक्योरिटीज। छोटी सी बात, जैसे आप लोग अपना मकान जब परचेज करते हैं, आपके माता पिता ने परचेज किया होगा, तो वो एक स्टाम्प लेते हैं, बड़ा बड़ा उस पर नोट लिखा होता है 10,000 का, 100 रुपए का, है ना, उसी को बोलते हैं प्रतिभूति। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये संगठन है, 1983 में गठित हुआ था। हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। आप मैप में स्पेन के भी लोकेशन देखें, स्पेन कहाँ पे है। ठीक, विश्व के प्रतिभूति नियामकों को एक साथ लाता है। मतलब वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी प्रतिभूति से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया में कौन है, इंडिया में सेबी है। तो अब आप समझ लो, जब सेबी इंडिया में है और इंडिया इन कामों में संलिप्त रहता है, तो थिंकिंग लगाओ इंडिया पक्का इसका मेंबर होगा। ठीक है, तो इंडिया इसका मेंबर है। और एक और बात, अगर इंडिया मेंबर है तभी तो हम इसको रखे होंगे यहाँ पे। ठीक है, यह प्रतिभूति बाजारों की मजबूती हेतु मानक स्थापित करने के लिए G20 समूह और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ मिलकर काम करता है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? हाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अगला हमारा आर्टिकल है खाड़ी सहयोग परिषद। यूपीएससी ने इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा है कि गल्फ कॉर्पोरेशन जो काउंसिल है उसमें क्या इंडिया मेंबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके मेंबर कौन कौन है। पहली बात तो एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है। मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशलिस्ट एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है क्षेत्रीय लोगों का। क्षेत्र का मतलब आस पड़ोस के। तो समझ लो कि इंडिया हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इंडिया गल्फ से लगता ही नहीं है तो होगा ही नहीं। ठीक, 1981 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर सऊदी अरब के रियाद में। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि रियाद शहर कहाँ पे है, तो सऊदी अरब में है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन मेंबर है। बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और यूएई है। इतने सारे इसके मेंबर हैं। अब आपको क्या करना है, इन सब मेंबर को एटलस में देखना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पहले तो आप हमें गूगल में दिखा देते थे, आप सब एटलस में क्यों कर रहे हो। तो हमने ये सोचा है कि एक बार आप इन सबको एटलस में पहले देख लें, फिर हम आपको लास्ट में मैपिंग की, करंट अफेयर्स की अलग से एक सीरीज शुरू करेंगे और उसमें ये सब आपको लोकेट करके दिखाएंगे 3D मैपिंग में, जो कि गूगल सपोर्ट हमें करता है जिस चीज को लेकर। तो हम उसके माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो एक जगह आपके पूरे वर्ष के या कहें पूरे 13 से 14 महीने के मैप हो जाएंगे, तो वो आपको और अच्छा लगेगा। फिर आप अपना सिर्फ एटलस उठाएंगे, वहां पे सिटीज को लोकेट करेंगे, अपने मैप को पे लोकेट करेंगे, वो अच्छा रहेगा। अभी लेकिन आप खुद से देखोगे तो एक इंटरेस्ट आएगा और थोड़ा क्रिएटिव हो जाएगा, है ना। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इराक भी नहीं है, ईरान भी नहीं है, यमन भी नहीं है। ये याद रखना, क्योंकि कई बार लगता है ना कि गल्फ में इराक आता है, सॉरी ईरान आता है, यमन हो सकता है,
क्योंकि हम लोग कंफ्यूज किस में रहते हैं, यमन में और ओमान में, तो इन लोकेशन को भी आप देख लेना। बिश्केक घोषणा किससे संबंधित है, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिश्केक डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो आप बता देना कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है बिश्केक डिक्लेरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगोलिया। मंगोलिया में एक ही क्वेश्चन बनेगा, क्या ये एक लैंडलॉक कंट्री है, तो हाँ ये एक लैंडलॉक कंट्री है। ऊपर से इसको रसिया घेरे रहता है और नीचे से इसको चाइना, यानी कि वो देश जिसकी सीमा किसी भी समुद्री बॉडी या कहें किसी भी वाटर बॉडी से टच ना होती हो, उसको हम कहते हैं कि वो एक स्थल रुद्ध देश है। जैसे हमारे जो मध्य एशियाई देश हैं पांचों, ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, इनमें से कई सारे ऐसे हैं जिनकी टेरिटरी किसी भी सी से या किसी भी वाटर बॉडी से टच नहीं होती, तो उनको स्थल अवरुद्ध कहते हैं। ठीक है, एससीओ का मेंबर नहीं है मंगोलिया। एससीओ में काफ़ी सारे मेंबर हैं, लगभग 8 से 9 मेंबर हैं, तो उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। हवाना सिंड्रोम क्या है, हवाना तो पहले पता हो कहाँ पे है, लोकेशन आप देखना क्यूबा। जैसे आप जब अमेरिका का ऐसे मैप देखते हैं ना, ऐसे आपको पता होना चाहिए, जैसे ये आप अमेरिका का ये मैप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो कैरिबियन कंट्री है यहीं पे आपको क्यूबा और हवाना मिल जाएगा, मतलब क्यूबा मिल जाएगा, तो वहीं पे आप हवाना देखेंगे, उसकी राजधानी है। ठीक, हुआ क्या था कि यूएसए के काफ़ी सारे डिप्लोमेट्स वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ का क्यूबा का प्रशासन ने क्या किया कि कुछ ऐसी वेव्स को क्रिएट किया जिससे कि वो वेव्स उन डिप्लोमेट्स के माइंडसेट में गई या उनकी बॉडी को टच की या उनके कान में एक प्रकार की झुंझुनाहट आ गई, जिस कारण उनको लगा कि वो किसी बीमारी का एहसास कर रहे हैं, तो उसी बीमारी को नाम दे दिया गया हवाना सिंड्रोम। एक और सिंड्रोम है, आप पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हंटर सिंड्रोम, आगे बताएंगे आपको, बट अभी आप हवाना के बारे में समझिए इतना ही कि किसी भी प्रकार की कोई वेव्स या माइक्रोवेव कह सकते हो या रेडियो वेव्स कह सकते हो, वो किसी भी पर्सन के ऊपर डिप्लॉय करना, दैट्स कॉल्ड हवाना सिंड्रोम। हवाना ही सिंड्रोम नाम क्यों दिया गया, क्योंकि क्यूबा में ही किया गया। ठीक, यूएसए के राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों ने अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कई बार आप जब नहाते होंगे कान में पानी चला जाए और फिर कान झुनझुनाने लगता है, एज इट इज ऐसी ही सिचुएशन थी। ठीक है, शारीरिक संवेदनाओं के बाद इस बीमारी को महसूस किया। हवाना क्यूबा की राजधानी है, जैसा मैंने बताया। अगला आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ट्रांस फैट एसिड। जैसे कि जब आप कोई चिप्स का पैकेट खरीदेंगे, उसमें जब आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो वहाँ पे एक शब्द आता है ट्रांस फैट एसिड का। ठीक है, ट्रांस फैट कितना है, ट्रांस फैट का मेन पर्पस होता है उस वस्तु को कुरकुरा बनाना। जैसे आप कुरकुरे खाते होंगे, अंकल चिप्स खाते होंगे, तो वो क्रिस्पी कितना बनेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पर ट्रांस फैट एसिड कितना मिलाया गया है। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांस फैट एसिड का केवल आर्टिफिशियल होता है, मतलब मानव के द्वारा निर्मित है, या नेचुरल भी होता है। तो आप बताइए, आप बहुत सारी चीजें खाते हैं, जैसे आप ककड़ी खाते हैं, ठीक है, खीरा खाते हैं, तो खीरा हो या ककड़ी हो कट कट बोलती है, क्यों बोलती है, कुरकुरापन, क्योंकि उसमें भी होता है। अर्थात ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों होता है। क्या ये नुकसानदायक है, हाँ नुकसानदायक है, एक हद मात्रा से ऊपर जाने पे। ठीक, यही आपको बस इतने पॉइंट याद रखने हैं। अब कैसे बनता है, तो वसा के उत्पादन में तेल के साथ हाइड्रोजन को एक साथ मर्ज कर दो तो बन जाता है। मतलब हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको किसी भी रिफाइंड या किसी भी डालडा, जो कि आप लोग वनस्पति घी के नाम से जानते होंगे, उसके साथ अगर अभिक्रिया करा दें केमिस्ट्री के हिसाब से, रसायन प्रोसेस के माध्यम से, तो वो क्रिस्पी बना देता है। हानिकारक होता है, इससे लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। बस ये पॉइंट याद रखना कि आर्टिफिशियल व नेचुरल दोनों होता है। ठीक है, भारत सरकार ने या वर्ल्ड लेवल पे क्या पहलें चली हैं, तो कई पहलें, जैसे हार्ट अटैक रिवाइंड प्रोग्राम एफएसएसआई का है। एफएसएसआई का पूरा नाम क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी का एक प्रोग्राम है ईट राइट अभियान, जो कि इसी से संबंधित है। अगला है WHO का, जिसको बोलते हैं रिप्लेस इनिशिएटिव। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि रिप्लेस इनिशिएटिव का संबंध किससे, तो आप बता देना ट्रांस फैट एसिड को कम करने से। अगला आर्टिकल आता है हमारा लिथियम आयन बैटरी। आप हमेशा सुनते होंगे लिथियम, ग्रेफाइन, ठीक है, इन चीज़ों, ग्रेफिन की, ठीक है, इन चीज़ों की बैटरी संबंधित। तो लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। जैसे कि आप देखते होंगे आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें लिखा होगा कि लिथियम की बैटरी है, इसको आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एक समय जब कार वाले आप सेल चलाते होंगे, ड्यूरेसेल को अगर छोड़ दें तो वो नॉन रिचार्जेबल होते थे। ठीक है, तो उस यही डिफरेंस है दोनों में।
काफ़ी सारे उपयोग होते हैं। अर्जेंटीना विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडार वाले देशों में से एक है। अब आप अर्जेंटीना की लोकेशन सर्च करिए, ऐसे दिमाग में मैप आ जाना चाहिए कि ये देखो मैप है वर्ल्ड अमेरिका का और ये नीचे का साउथ अमेरिका का, यहीं कहीं पे अर्जेंटीना होगा, यहाँ पे चिली होगा, ऐसे आप लोकेट किया करो। ये ब्राज़ील हो सकता है, यहीं पराग्वे उरुग्वे हो सकता है। इतना मैपिंग में आपको पता हो। क्या क्या नुकसान है इसके? लंबी चार्जिंग अवधि है, कमजोर ऊर्जा घनत्व है, आग भी लग जाती है, खर्चीली निर्माण प्रक्रिया। मतलब इसके केवल और केवल प्रॉफिट ही नहीं है, इसके काफ़ी सारे लॉस भी हैं। इसीलिए अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन हैं, वो लिथियम का प्रयोग ना करके ग्रेफीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो इससे कई गुना महंगी भी होती है और बेस्ट होती है और वो जल्दी चार्ज होती है। ठीक है, पढ़ाएंगे आगे कभी आर्टिकल अगर आएगा तो। बर्ड फ्लू के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि H5N1 क्या होता है, तो वास्तव में बर्ड फ्लू से संबंधित है। एवियन इन्फ्लुएंजा के इसे नाम से जाना जाता है। एवियन का मतलब क्या होता है? एवियन का मतलब होता है पक्षी। ठीक है, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में आपको ये एवियन वगैरह, एम्फीबियन वगैरह, उभयचर प्राणी, ये वहाँ से शब्द लिया गया है। 3 टाइप का वायरस होता है, ABC। BC सामान्य रोग वायरस के ज़्यादा खतरनाक नहीं, मतलब 3 टाइप का होता है जिसमें A खतरनाक है, B और C उतने खतरनाक नहीं है। ठीक है, 2019 में भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण से मुक्त घोषित किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जैसे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि पोलियो मुक्त देश कौन कौन से हैं, उनमें भारत आता है। तो 2019 में भारत अब एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से भी मुक्त हो चुका है। ठीक है, अगला आर्टिकल है हमारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। वही बात, इसमें भी हमें क्या देखना है? पहले ये देखना है इसका गठन कब हुआ, दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तीसरा क्या इंडिया इसका मेंबर है। ऐसे पॉइंट याद किया करो। तो देखते हैं इसका नाम क्या है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इंग्लिश में नाम है, एक अंतर सरकारी संगठन है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इतने बड़े नाम को, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ को OIE क्यों कहा गया। ओ तो यहाँ मान सकते हैं, लेकिन आई का क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का। हो सकता है इंटरनेशनल मान लिया इन्होंने एनिमल, लेकिन ई से एनिमल थोड़ा ना होता है। एक अंतर सरकारी संगठन है, 182 कंट्रीज के मेंबर हैं, इंडिया बेस का मेंबर है। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस और फ्रांस में। फ्रांस की लोकेशन देखना मैप में कहाँ पे पड़ती है, क्या मेडिटेरियन सी से टच होता है, क्या नॉर्थ सी से टच होता है, क्या बाल्टिक सी से टच होता है, ऐसे देखा करें खाली टाइम पे। विश्व में पशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने हेतु इसका मुख्य पर्पस है। बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अगला आर्टिकल है मुकुंदपुरा CM2। मुकुंदपुरा CM2 क्या है? ये एक प्रकार का उल्का पिंड है। उल्का पिंड का मतलब जो अंतरिक्ष से कोई भी पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, किसी भी प्लेनेट का कोई टुकड़ा टूट कर गिर जाए धरती में, उसको उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है, अगला है क्वांटम प्रौद्योगिकी। इसको बेसिक से समझते हैं, बाकी लैंग्वेज तो आपको टफ लगेगी। जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, वो या तो 0 में काम करते हैं या तो 1 में काम करते हैं, इसको बोलते हैं बिट्स प्रोसेस। ठीक है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है ये 0 और 1 दोनों में काम करता है। अर्थात आप ऐसे समझ सकते हो कि कई सारे टीचर ऐसे होते हैं जो केवल और केवल एक सब्जेक्ट में ही एक्सपर्ट होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ को एक साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जब एवियन पढ़ाया तो मैंने वहाँ पे बायोलॉजी बॉटनी मिक्स कर दिया, जब मैंने हेल्थ में आपको पढ़ाया तो उसमें हेल्थ का मिक्स कर दिया। अर्थात एक एक क्लास में दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसको आप क्वांटम प्रौद्योगिकी समझें। अब आप बताओ, जब आपको एक ही क्लास में आपको सारे आर्टिकल, सारे टॉपिक एक ही व्यक्ति पढ़ा रहा है, तो ये ज़्यादा आपका बेस्ट प्रोसेस हुआ, या फिर जो केवल इकोनॉमी पढ़ाने वाला इकोनॉमी पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ाने वाला बायोलॉजी पढ़ा है, हेल्थ पढ़ाने वाला हेल्थ पढ़ा है, इंटरनेशनल रिलेशन वाला इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है, तो अजीब नहीं लगेगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी कितनी बेस्ट होती है अपेक्षाकृत नॉर्मल कंप्यूटर के। अब वही बात यहाँ पे लिखी है कि पारंपरिक कंप्यूटिंग सूचनाओं को बिट्स या 0 या 1 में प्रोसेस किया जाता है। यह प्रणाली पारंपरिक भौतिकी का अनुसरण करती है, जिसके तहत हमारे कंप्यूटर एक समय में 1 या 0 को प्रोसेस कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रोसेसर में 1 और 0 दोनों अवस्थाएं एक साथ हो सकती हैं, जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन की अवस्था कहा जाता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा परिभाषा, कि क्वांटम कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो आपको अगर ऑप्शन में देना A, B, C और D में अगर दे दे उपयुक्त सभी, तो यही विकल्प सही होगा। ठीक है, बाकी आपको नहीं सोचना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है
कि सुपरपोजिशन क्या होता है, इंटेंगलमेंट क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। ऐसे नहीं देगा कि सुपरपोजिशन की परिभाषा बताएं, इंटेंगलमेंट की परिभाषा बताएं। ऐसे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहे शब्द सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट एंड इंटरफेरेंस का संबंध है अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी से, रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी से, विज्ञान प्रौद्योगिकी से या स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी से। तो आप बताएंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी से, कंप्यूटर से। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा है। और एक बात और, ये जो आप करंट अफेयर्स हमसे पढ़ रहे हैं ना, इसके आपको डेली 10 एमसीक्यू भी मिलेंगे हमारे एमसीक्यू के ग्रुप में। जहां ऑलरेडी अभी 20 एमसीक्यू मिलते हैं ना, उसमें 10 ये और ऐड हो जाएंगे। 20 वो आपको मिलते हैं 10 एक सब्जेक्ट के और 10 एक सब्जेक्ट। जैसे अभी मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी चल रही है, तो उसी तरीके से अब 10 करंट के भी जुड़ जाएंगे। तो लगभग 30 एमसीक्यू आपके डेली हो गए, अर्थात 3 दिन में आप 90 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। और सोच लीजिए 30 डेज में आप कितने एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा इसे संयुक्त रूप से जारी किया गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है, वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, इनको हम कभी करंट में आगे पढ़ाएंगे। एक तरीके का एनजीओ है, ठीक है, इनको करंट में पढ़ाएंगे। अभी बस इतना याद रखें। सल्फर डाइऑक्साइड, यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस ने भी कई बार सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर क्वेश्चन पूछा है। वातावरण में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विद्युत संयंत्र और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन के दहन से। जीवाश्म का मतलब जो जीवों के जलने से उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी विस्फोट, जहाज इंजन, धातु निष्कर्षण आदि से इसका उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन यही पूछती है कि SO2 का उत्सर्जन निम्न में से किस किस से होता है? तो आप बताइएगा। ज्वालामुखी नॉर्मल सा थिंकिंग वाला है कि गाड़ी चल रही है तो क्या उससे SO2 नहीं निकलेगा? निकलेगा। या एनवायरनमेंट में कोई फैक्ट्री लगी हुई है, उससे धुआं निकल रहा है, क्या उसमें SO2 नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये खतरनाक गैस है। तो बस ऐसे थिंकिंग लगा लिया करो कि हाँ इसमें सभी के सभी सही होंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी इसे शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रकार की गैस हैं? में भी 8 प्रकार के प्रदूषक हैं। और खास बात है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, आप ये ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें होती है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं क्या हैं? कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, क्या नहीं होता है, आप इसे हमारी एनवायरनमेंट की क्लास में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अणु से कोशिका बनी, कोशिका से कैसे आपका जीव बना, जीव से कैसे एक तरीके का बायोम बना, बायोम से किस तरीके से एक तरीके का पारितंत्र बना, और कैसे वो पारिस्थितिकी बनती है। मतलब एक बड़े इन्वायरमेंट के सेगमेंट को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार की सेवाएं प्रमोट करती हैं, जैसे उपबंधित सेवाएं, जैसे खाद्य, पानी, दवाइयाँ, ये चीज़ें हमें मिलती हैं। दूसरी विनियमित सेवाएं, जिनको रेगुलेट किया जाता है, जैसे वन पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देते हैं। पारिस्थितिक संतुलन को मतलब जैसे वन क्या करते हैं, वन हमें एक बिल्कुल साफ सुथरी हवा को, श्वास लेने वाली हवा को प्रमोट करते हैं। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को हमारे लिए डिक्रीज करते हैं, यानी कि निकालते हैं बाहर। ठीक, सहायक सेवाएं क्या है? जैव विविधता होती है, पोषण चक्र को बढ़ावा मिलता है। जैव विविधता क्या है, पोषण चक्र क्या है, ये आप एनवायरनमेंट की जब क्लास कर लेंगे ना तब अच्छा लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी करंट की क्लास और प्लस ट्रेडिशनल क्लास अगर मिक्स करके पढ़ोगे तो आपका 100% सिलेबस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक चीज पढ़ोगे तो नहीं क्लियर होगा। ठीक है, सांस्कृतिक सेवाएं, मनोरंजन, सौंदर्य, पहाड़, गुफाएं, इन चीजों के लिए प्रमोट करता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इन चीज़ों के लिए ना जो फैक्चुअल हुआ करें, इनके लिए लिस्ट बना लिया करो, मतलब पैड टाइप के छोटे छोटे, उन पे लिख लिया करो और अपने सामने कहीं दीवार में चिपका दिया करो, बस रोज देखा करो, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला है वेनेडियम। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द वेनेडियम क्या है? तो आप बता देंगे वेनेडियम एक प्रकार का दुर्लभ तत्व है जो अरुणाचल प्रदेश में मिला है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, अगला आर्टिकल है सेंटेनल जनजाति। कई बार आपने इसको करंट अफेयर्स में सुना होगा कि सेंटेनल ट्राइब क्या है। तो ये अंडमान के उत्तरी सेंटेनल द्वीप में मिला है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। वायु प्रदूषण क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे प्राथमिक प्रदूषण, इसमें कौन कौन होते हैं? कणिक तत्व होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। देखो, प्राथमिक प्रदूषक का सामान्य सा मतलब ऐसा होता है जो अपने ओरिजिनल रूप में, ठीक है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। मतलब ओरिजिनल का ऐसे समझो कि जैसे पॉलीथीन है, ठीक है, अब पॉलीथीन ये
ओरिजिनल नहीं है, ये कई सारे प्रदूषकों से मिला के बनने के बाद बना तत्व है। एक और साधारण भाषा में अगर आप समझें, जैसे गन्ना, ठीक है, अब गन्ना जो है प्राथमिक हो गया, गन्ने से जो बनी चीनी और चीनी से बना कोई उत्पाद वो द्वितीयक प्रदूषक में आ गया, ठीक है। प्राइमरी या सेकेंडरी क्या होता है ये आपको शेयर मार्केट में हमने काफी अच्छे से पढ़ाया था, तो बिल्कुल वही चीज। अब देखना नाम से समझ जाओगे, द्वितीयक प्रदूषक ओजोन, माध्यमिक कार्बनिक एरोसोल। अब एरोसोल भी है, कार्बनिक भी है, माध्यमिक भी है। अब ओजोन कैसे डिक्रीज होती है, जब यहाँ से गैसें काफी ज्यादा ऊपर जाती हैं तो वो डिस्टर्ब करती हैं ओजोन के लिए, तो ऐसे आप समझ सकते हो, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला है काफी इंपॉर्टेंट, ये रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2000 रिपोर्ट। इसे कौन जारी करता है, इसे स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा जारी किया गया। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, हेल्थ इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन या कहें बॉडी एक तरीके की। जलवायु और स्वच्छ वायु संघ क्या है, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको दे देगा इस वायु संघ का गठन 1992 में हुआ, तो नहीं, 2019 में हुआ। 65 कंट्री और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो हाँ इंडिया इसका मेंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, आपसे इसी पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पर्पज इसका क्या है, पर्पज है कि मीथेन, ब्लैक कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे एनवायरमेंटली पॉल्यूटेंट को कम करना। ब्लैक कार्बन क्या होता है, ब्लू कार्बन क्या होता है, ग्रीन कार्बन क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एनवायरनमेंट में कवर कराया है, आप वहां से इसको कवर कर लेना, ठीक है। बाकी आपसे नहीं पूछेगा। मोनपा हस्तनिर्मित कागज कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एपेडा क्या है, एपेडा का पूरा नाम है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एक्सपोर्टिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये पूरा एपेडा का फुल फॉर्म हो गया। तो प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी दूध वाले से दूध परचेज किया, उस दूध को प्योरीफाई किया और उसको पैक करके पैकेट में भेज दिया, जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, और भी कई सारे, नमस्ते इंडिया हो गया। ये जो प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है इसको बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण, उसी से संबंधित ये बॉडी है। 1985 में गठित की गई थी, किसके अंतर्गत आती, वाणिज्य और उद्योग के अंतर्गत। ध्यान देना, मिनिस्ट्री वाणिज्य और उद्योग है, आपको दे देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आती है क्या, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है क्या, तो नहीं। कृषि से एग्रीकल्चर मत समझना, यहीं पे क्वेश्चन घूमते हैं, तब बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको पता हो कि वाणिज्य पे आता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में। साउथ दिल्ली में जब आप घूमेंगे तो वहाँ पे आपको एपेडा का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। उमरैड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य क्या है, महाराष्ट्र में है, इससे ज़्यादा आपको याद ही नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में और कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं, यानी कि नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, तो आप एक बार लिस्ट देख लो। टाडोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, पेंच। पेंच वास्तव में ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की दोनों की सीमा पे लगता है, तो मध्य प्रदेश वाले भी अपने में लिख लेते हैं, महाराष्ट्र वाले भी लिख लेते हैं, ठीक है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री और बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये इतने हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक मैप भेजा था, जो मैप की हम आपको टेलीग्राम पे सीरीज भेजते हैं, उसमें सारे नेशनल पार्क और नेशनल इन चीज़ों को दे रखा था, ठीक है। अगला आर्टिकल है इंडियन पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन IUCN में इंडेंजर्ड है, चीनी पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सी से याद करो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब प्रश्न है कि पेंगोलिन क्या है, ये इतनी खतरे में क्यों है। तो वास्तव में जो पेंगोलिन होती है, इसकी ऊपर की जो त्वचा होती है ये काफी उबड़ खाबड़ होती है, मतलब ऐसी कुछ, ठीक। तो इसकी इस त्वचा से ही चाइना के लोग काफी सारी दवाएं बनाते हैं, और उन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उत्तेजक वर्धक के लिए, मतलब किसी को एनर्जी बूस्टर के काम आती है। जैसे आप लोग कई सारे दवाएं मार्केट में सुनते होंगे, जैसे रिवाइटल का कैप्सूल एज इट इज चीनी पेंगोलिन से बनता है, आप कभी उसको पढ़ना तो उसमें लिखा होगा जानवर की खाल वगैरह का, ठीक है। अगला आर्टिकल है यक्षगान। कर्नाटक का 800 वर्ष पुराना लोक नृत्य है। पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का, ना कि केरल का। इसकी अपनी एक अलग शैली होती है जो कि कर्नाटक संगीत व हिंदुस्तानी संगीत दोनों से अलग होती है। अर्थात आप जैसे पढ़ते हैं ना, आर्ट एंड कल्चर मैंने पढ़ाया है कि शास्त्रीय संगीत कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय संगीत हमारे यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत होता है, एक कर्नाटक संगीत होता है। इन संगीतों में भी, ठीक है, आप पढ़ते होंगे एक और टॉपिक शास्त्रीय नृत्य के बारे में, और उन शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत यक्षगान नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
उसमें जैसे आप पढ़ते होंगे मोहिनी अट्टम, कथकली, ये सारी चीज़ें तो उन्हीं चीज़ों से संबंधित है कि अपनी इसकी एक अलग शैली होती है। क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, महाभारत रामायण पुराण से संबंध विषय को लेते हैं। कलाकार चटकीले रंग बिरंगे परिधान और विशाल मुकुट का प्रयोग करते हैं। इसमें संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है, भाषण भी होता है, वेशभूषा भी होती है। इस पे क्वेश्चन बनाती है। नैतिक शिक्षा मन, अब एक गेस करो, जब महाभारत रामायण और पुराण के विषय होंगे तो ऑटोमेटिक इसमें जो एजुकेशन दी जाती होगी वो नैतिक ही दी जाती होगी, मनोरंजन भी होता होगा, है ना। इसमें आमतौर पर कन्नड़ भाषा का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कन्नड़ का उपयोग किया जाता है कि संस्कृत का, कि मलयालम का, कि तमिल का, कि तेलुगु का, तो आपको पता हो कन्नड़, ठीक है। मलयालम एवं तुलु का भी वर्णन कई बार मिलता है, यानी कि कन्नड़ और मलयालम भी मिलती है। अब प्रश्न है कि अन्य प्रमुख रंगमंच लोक नाट्य कौन है, जैसे नौटंकी उत्तर प्रदेश की है, तमाशा महाराष्ट्र का है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। भवई गुजरात का है, जात्रा पश्चिम बंगाल उड़ीसा और पूर्वी बिहार का है, कुटियट्टम केरल का है, मुडियट्टू ये भी केरल का है, भावना असम का है, माच मध्य प्रदेश का, भांड पाथेर कश्मीर का। ऑलरेडी जब हमने आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया तो वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाई है, आप इसकी एक लिस्ट अपनी अलग से बना लें जो कि काम आएगी, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। 1945 में FAO का गठन हुआ था, UN का पार्ट है, इंडिया इसका मेंबर है। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो FAO है क्या ये UN की बॉडी है, तो हाँ ये UN की बॉडी है और इंडिया इसका एक मेंबर है, ठीक। अगला आर्टिकल है हमारा जगन्नाथ मंदिर के बारे में। 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन ने इसको बनवाया था। यमनिका तीर्थ नाम से जाना जाता है, सफेद पैगोडा नाम से संदर्भित है। ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, कोणांग को। देखो कोणांग को ब्लैक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काले पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि व्हाइट पत्थर का इस्तेमाल होता है। पैगोडा एक तरीके का मंदिर के ढांचे से संदर्भित किया जाने वाला शब्द है, ठीक है। 4 धाम यात्रा का पार्ट है, जैसे बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम। शंकराचार्य ने इन चारों धामों की स्थापना की थी, और अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने उत्तराखंड में जाके शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया, और काशी जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है उसमें भी शंकराचार्य का जिक्र है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, हरियाणा राज्य का, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि 12 जनवरी को मनाया जाता है कि 13 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद, और इन्हीं से संबंधित आपसे आर्टिकल पूछेगा। अभी तो यहाँ पे हम बेसिक थोड़ा बताएंगे, बाकी आगे के पार्ट में हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। जन्म दिवस पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन में घुमा देती है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। नहीं, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, और 1892 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में स्पीच दी थी, ठीक है, जो वर्ल्ड फेमस है आज भी। 1902 में वेलूर मठ में इनका निधन हो गया था। बाकी आपसे नहीं पूछेगा। माघी मेला कहाँ का है, पंजाब राज्य का, हरियाणा और हिमाचल, इन तीनों जगह मनाया जाता है। क्या है इसका पर्पस, गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। बस इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कुछ प्रमुख फेस्टिवल हैं, देख लीजिए। उत्तरायण गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का। अब इसको कैसे याद रखोगे, PT, P से T, जैसे मैं ओके, ओणम केरला का, है ना, ऐसे याद रखा करो। भोगली बिहू असम का, लोहड़ी पंजाब व कश्मीर का, मकर संक्रांति कर्नाटक, सायन करात कश्मीर, खिचड़ी पर उत्तर प्रदेश। मतलब ये जो खिचड़ी वाला फेस्टिवल आ रहा है अभी 14 से 15 फरवरी के मध्य, जनवरी के मध्य, तो पूरे इंडिया में ये फेस्टिवल मनाया तो जाता है, बट सब जगह इनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, मकर संक्रांति कहीं कहते हैं, कर्नाटक में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, झारखंड में खिचड़ी कहते हैं। सुलावेसी आइलैंड कहाँ पे, इंडोनेशिया में। इसको आपको मैप में लोकेशन देखनी है कि इंडोनेशिया कहाँ पे है और सुलावेसी आइलैंड कहाँ पे है। अगला है इसरो के बारे में। पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आती है, जो कि सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। मतलब कोई डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत नहीं आती। कई बार आप लोगों को लगेगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नहीं, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, ठीक है। सावित्रीबाई फूले, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ज्योतिबा फूले इनके पति थे, ठीक है। नारी शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया। कई सारी मतलब पुस्तकें ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी, है ना। उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन बस पूछा जा सकता है। जैसे आप पढ़ते होंगे एक पुस्तक का नाम कई बार
गुलामगिरी, ठीक है। और एक बात बता दें, सावित्रीबाई फुले इंडिया की पहली शिक्षिका हैं, है ना। आप लोग पढ़ते हो ना कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षिका दिवस नहीं मनाते हैं। आप इस पे डिबेट कर सकते हो। अंटार्कटिका में भारत 3 स्थायी अनुसंधान है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती क्या है? अंटार्कटिका भारत के शोध संस्थान, रिसर्च व्हीकल, बाकी कुछ नहीं। ASMI यानी कि असमी मशीन पिस्टल क्या है? पिस्टल मतलब छोटी सी बंदूक। ये पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है, DRDO और भारतीय सेना के द्वारा विकसित की गई, अर्थात स्वदेशी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा असमी क्या है? तो बता देना एक तरीके की स्वदेशी पिस्तौल है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला आर्टिकल है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जब तक हमारे यहाँ लोकपाल और लोकायुक्त नहीं आया था तो इससे पहले भ्रष्टाचार को चेक करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनके लिए बॉडी बनाई गई थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। 1964 में बनी थी के संथानम समिति की सिफारिश पे, और ये एक वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 2003 में। अर्थात ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि संविधान के आर्टिकल में नहीं है, अर्थात संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है, क्योंकि ये आर्टिकल से, अमेंडमेंट से बनी है, एक्ट से, ना कि आर्टिकल से, ठीक है। यही डिफरेंस होता है सांविधिक में और संवैधानिक में। स्टैच्यूरी का मतलब होता है सांविधिक, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी होगी जो संविधान के आर्टिकल से बनेगी, जैसे कैग हो गया आपका, ये एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल है। स्टैच्यूरी बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट से बनती है, जिसको हम अधिनियम बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? संविधिक। और कई बार जब ये दंड की व्यवस्था रखती है तो इसी को हम बोलते हैं वैधानिक, यानी कि दंड भी दे सकती है। समझ गए तीनों शब्दों में अंतर। बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति समिति में कौन शामिल है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री हेड होते हैं, गृह मंत्री दूसरे मेंबर और तीसरे लोकसभा में विपक्ष का नेता। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लो कोई व्यक्ति 61 वर्ष की उम्र में नियुक्त किया गया तो वो केवल 65 तक रहेगा। मान लो कोई व्यक्ति 63 में नियुक्त किया गया तो वो केवल 65 तक रहेगा, अर्थात यहाँ पे केवल 2 वर्ष तक ही रहेगा, यहाँ पे अपना 4 वर्ष। तो ये दोनों कंडीशन होती हैं। कदाचार साबित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बस इतनी बातें हैं। तो इस तरीके से आज के हमने अपने पार्ट 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे, ठीक है, उन सबको हमने कवर कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि हम कितनी चीज़ों को इसमें मिक्स करके आपको कवर कराए हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा कवर हुआ और मिलते हैं अपने सेकेंड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, इसकी PDF से नोट्स बना लीजिए, प्रिंट मत निकलवाना और बार बार इनको रिवाइज करना, ताकि जब हम MCQ आपसे पूछे तो वो आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई करंट की किताब नहीं पढ़नी है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।